नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि आप लोगों का रिवीजन भी होते चलेगा। देखिए, फर्स्ट नंबर सवाल है आपके सामने और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानो तो यह हर एक बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अब बताना है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा है जो एमोर्फोस सॉलिड का एग्जाम्पल है। क्या वो हीरा है, ग्रेफाइट है, नमक है या फिर रबर है? तो आपको पता होगा कि जिसकी निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम लोग क्रिस्टल कहते हैं और जिसकी नहीं होती उसे हम लोग अक्रिस्टल कहते हैं। अब बता दो, हीरा और ग्रेफाइट तो सहसंयोजक क्रिस्टल है, ये हमारा नहीं होगा। नमक यानी कि NaCl जो होता है ये भी हमारा क्रिस्टल है, लेकिन ये रबर जो है ये हमारा अक्रिस्टल यानी कि बेरवादार ठोस है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा और ग्रेफाइट ये भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि हीरा किस प्रकार का क्रिस्टल है, ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है, तो ध्यान में रखिएगा ये सहसंयोजक क्रिस्टल है। ओके, याद रहेगा। चलिए, और ये नमक NaCl जो है ये आयनिक क्रिस्टल है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर सवाल। सारे ऑप्शन को मैं भी क्लियर करते चलूंगा ताकि आने वाले बोर्ड एग्जाम में अगर रिलेटेड भी प्रश्न आए तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टल है, वही क्वेश्चन दोबारा से पूछ दिया गया था आपके बोर्ड एग्जाम में और ये 2020 और 21 में दोनों में पूछा गया प्रश्न है। बता दो निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। अभी मैंने बताया तो कौन सा होगा, कांच हो जाएगा। कांच जो है ये हमारा एमोर्फस सॉलिड यानी कि अक्रिस्टल है। ओके, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांस भी बहुत ज्यादा है। देखिए, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। HCP कहने का अर्थ होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। अगर आपसे परमाणु की संख्या पूछा गया हो तो आप 6 लगाओगे। HCP के लिए परमाणुओं की संख्या जो होता है वो 6 होता है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया हो तब आप 12 को लगाना। ध्यान में रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या पूछे तो 12 लगाना और परमाणुओं की संख्या पूछे तो 6 लगा देना। ओके, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके फोर्थ नंबर सवाल है, रवादार ठोस कौन है। ये भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। रवादार ठोस कौन सा है बता दो। क्रिस्टल पूछा गया तो एक नंबर में हीरा जो दिख रहा है ये हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल, इसलिए हीरा जो होगा ये क्रिस्टल हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। कांच और रबर तो हमारा अक्रिस्टल है, अभी मैंने बताया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर सवाल। बता दो क्या होगा इसका सही जवाब। सभी बच्चे चैट सेक्शन में लगाते चलेंगे हमारे साथ आंसर को। देखिए, 5वां नंबर सवाल कह रहा है कि एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यानी कि HCP संरचना में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। बता दो, ये 2018 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। अभी मैंने बताया कि HCP के लिए अगर परमाणु संख्या पूछे तो 6 लगाना, अगर HCP के लिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 12 लगाना। ये क्या है तो कोऑर्डिनेशन नंबर है और ये क्या है तो एटॉमिक नंबर है। याद रहेगा आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 6 नंबर सवाल है आपके सामने, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है बच्चा पार्टी। सारे प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा और सारे बच्चे जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार सभी बच्चे क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा बच्चा पार्टी। देखिए 6 नंबर सवाल है कि एक अष्टफलक रिक्ति निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है। एक अष्टफलक रिक्ति पूछा गया आप लोगों से। बता दो 6 का करेक्ट आंसर क्या लगाओगे आप लोग। ये 6 गोलों से घिरकर मिलकर बनी होती है, इसलिए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर चतुष्फलकीय के लिए पूछे तो 4 होता है, लेकिन ये अष्टफलकीय में थोड़ा उल्टा हो जाता है। अष्टफलकीय 8 मत लगाना, ये गलत हो जाएगा। अष्टफलकीय जो होता है वो 6 गोलों से मिलकर बनी होती है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने ऐसा प्रश्न आ चुका है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है। पहले तो आपको पता होगा किसी भी चीज में 100% भरा होता है। अगर इसमें कुल कोई भी चीज हो, बर्तन हो, तो उसमें 100% भरने वाला चीज होता है, लेकिन उसमें भरा
भरा जो होता है वो 68% भरा हुआ है। और अगर खाली की बात करें तो 100 में से 68 घटाएंगे तो 32% हो जाएगा। खाली की बात करें तो 32% होगा। अगर पूछे भरा कितना रहता है तो 68%। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसके लिए है तो बॉडी सेंटर्ड यानी कि बीसीसी के लिए है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है बच्चा पार्टी क्लास आपको समझ आ रहा ना, ये भी बताते चलना। देखो Na2O में सोडियम की उप संरचना कितनी होती है। Na2O मतलब सोडियम ऑक्साइड में पूछा गया आप लोगों से। अगर सोडियम की पूछे, यहाँ पे सोडियम का पूछा गया यानी कि Na का पूछा गया तो Na का हमारा 4 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हम 8 लगाते। अभी का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर कौन सा तो बी हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सोडियम का पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर सवाल है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा तो मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या हम लोग 7 पढ़ते आ रहे हैं तो हमको याद है कि 7 ही होगा बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी लगा लो। सारे बच्चे को तो ये क्वेश्चन पता होगा कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी 7 होती है। अगर पूछे ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है तब आप 14 लगाओगे, अन्यथा हमारा सही जवाब होगा 7। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एक चीज और भी पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है। घनाकार के लिए पूछे तो ये 3 होता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारे सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड तथा अष्टफलकीय वाइड होता है, कौन सा होता है वो होता है HCP और CCP में होता है। सही जवाब हमारा सी हो जाएगा। 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सारे बच्चे इसको ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर सवाल है हमारे सामने। 11 नंबर सवाल कह रहा है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्य के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। मैंने बताया था प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोललता कहते हैं। उसी पर यह आधारित क्वेश्चन है, मोललता हम लोग लगाएंगे। देखो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। कोई भी डिफिनेशन हो लेकिन आंसर तो हमारा वही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और प्रति लीटर में अगर पूछे प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को हम लोग मोलरता बोलते हैं। मोलरता के लिए होता है मोल पर लीटर होता है, मोलरता के लिए मोल पर लीटर होता है, और मोललता के लिए जो होता है वो होता है मोल प्रति केजी होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगर मात्रक पूछे तो लगा के आना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर सवाल है अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में निकल पाते हैं, कौन सा है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण के क्रिया में निकल पाते हैं वो है विलायक के अणु। कौन सा विलायक के कण होते हैं जो कि निकल पाते हैं, राइट आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो आदर्श विलयन का निम्न में से कौन सा गुण है। आदर्श विलयन वह है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, वो आदर्श विलयन है। तो कौन सा होगा तो ए हो जाएगा। कौन सा होगा ऑप्शन नंबर ए को लगा लो आप लोग, सही हो जाएगा, क्योंकि यह आदर्श के सभी तापों एवं सांतरणों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्योंकि ये डेल्टा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है। ये क्या होता है डेल्टा एच मिक्स बराबर भी 0 होता है, और डेल्टा भी मिक्स बराबर भी हमारा क्या होता है 0 होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वायु वहां पर वायुमंडलीय दाब कम है, इसलिए कम हो जाता है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है आपके सामने, क्या करा देखिए निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है, बता दो कौन सा है जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल है। मैंने बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो आप बता दो कौन सा होगा। उसके लिए हमने 4 वो एग्जाम्पल बताया था, परासरणी दाब हुआ, हिमांक का अवनमन हुआ, क्वथनांक का उन्नयन हुआ और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, 4 बताया था। यहाँ एक देख रहे हो परासरणी आपको दिख रहा है, परासरण हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पृष्ठ तनाव चालकता अर्धायु ये सब नहीं होता, याद रखिएगा आप लोग, मात्र 4 ही होता है, उसको याद रख लो और कोई भी आए लगा देना। देखिए ये रहा 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा, वो होता है पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4 के लिए सबसे अधिक होता है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2009 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए याद रखिएगा कहीं आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में आ जाए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर सवाल है, निम्न में कौन सा विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, गुणधर्म नहीं है पूछा गया आप लोगों से, कौन सा होगा। ये हमारा होगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। अभी मैंने बताया 4 ही बताया, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी अभी मैंने नहीं बताया, इसलिए कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रकाशीय क्रियाशीलता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर सवाल है, मानव रक्त का पीएच कितना होता है। 18 का सही जवाब
आप सभी बच्चे बता दो। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। राइट आंसर सी को लगा लो आप लोग। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? शुद्ध जल का जो पीएच अगर आपसे पूछा गया हो तो क्या लगाओगे? 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पूछा गया था, 7 हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें? टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। टिंडल प्रभाव सॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार ऐसे पूछा गया था कि टिंडल प्रभाव किसमें नहीं पाया जाता है, तो वहां था चीनी का घोल, उसमें नहीं पाया जाता। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर सवाल है, प्रासरणी दाब बढ़ता है जब? कब बढ़ेगा प्रासरणी दाब? जब तापक्रम को बढ़ाएंगे तो प्रासरणी दाब बढ़ेगा, तापक्रम को घटाएंगे प्रासरणी दाब घटेगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 2016 का ये प्रश्न है। चलिए 22 नंबर सवाल है, सारे प्रश्न ये आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया। देखो इसमें ईयर मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये भी प्रश्न पूछा गया। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे फैराडे साहब ने। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे साहब ने दिए थे। कौन सा? ई बराबर एम सी टी। कौन सा? एम सी टी या फिर जेड सी टी भी इसको लिख सकते थे। ये वाला है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा लगाओगे? सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, विलयन की चालकता समानुपाती होती है किसके समानुपाती होती है? आयनों की संख्या के। विलयन की चालकता समानुपाती होती है आयनों की संख्या के। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके चलिए, नंबर ऑफ आयंस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर सवाल है आपके सामने। 24 नंबर सवाल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किस तरह का सेल है? तो ईंधन सेल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल अगर पूछे तो किस तरह का सेल होगा? ईंधन सेल हो जाएगा। राइट आंसर हमारा सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है? अगर आपके सामने ऑक्सीकारक आए तो F2 को लगाना, अगर अवकारक आए तो I2 को लगा देना। बस दोनों को याद रखिएगा। ऑक्सीकारक रहे तो फ्लोरीन होगा और अवकारक रहे तो आयोडीन होगा। करेक्ट आंसर अभी का जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछा गया, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के बारे में पूछा गया। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल कौन सा होगा? लेड स्टोरेज बैटरी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा है जो द्वितीयक सेल है? लेड स्टोरेज बैटरी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 27 नंबर सवाल है, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करती है? तो 31.75 ग्राम तांबा को मुक्त करती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो बी हो जाएगा। सारे बच्चे इस प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल है, एक फैराडे बराबर कितना होता है? एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। ये हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं और इसमें भी पढ़ते हैं। 96,500 कूलम होता है, याद रखिएगा। आप लोग कहां दिया गया देख लो, कौन सा लगभग में होता है। राइट आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर सवाल है। 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि किसी सेल की अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होता है? किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो कितना होता है? ये हमारा शून्य यानी कि 0 हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 30 नंबर सवाल, गैल्वेनिक सेल में एनोड का कार्य क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है बताएंगे सभी बच्चे? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है। कौन सा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। राइट आंसर हमारा ये होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर सवाल है, किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? एक्टिव वेट पर या फिर एक्टिव मास पर? कौन सा होगा? लगा दो इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, एक्टिव मास दिया गया आपके सामने, या फिर एक्टिव वेट भी रहे तो वो लगा सकते हो आप लोग। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़े तो हमारे सामने ऐसा प्रश्न आया, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? कैटलिस्ट जो होता है उसका कार्य क्या होता है? वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। इसलिए सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई बता दो आप लोग। प्रथम के लिए पूछे तो टाइम इनवर्स हमारा होता है, और शून्य कोटि के लिए पूछे तो मोल होता है और लीटर इनवर्स होता है और सेकंड इनवर्स होता है। ओके इसको भी आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय कोटि के लिए पूछे सेकंड इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है और कौन सा? लीटर होता है। बस इसको याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोटि के लिए होता है सेकंड इनवर्स, द्वितीय शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स हुआ, और द्वितीय कोटि के लिए सेकंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर हो जाता है। इसलिए सही जवाब क्या लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप लोग लिख लो कहीं पे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 34 नंबर सवाल है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त है। देख लेते हैं कैसे प्रकार से व्यक्त है। के और ए पर पावर 2 है और बी पर पावर कुछ नहीं तो 1 होता है। ये बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी बता दो आप लोग, क्या होगा? वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। कहीं पे लिख लो, आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, पूछा जाता है
है 2 नंबर में कि अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखिएगा वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घात के योगफल को हम अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं। तो सांद्रण पद का घात का योगफल कितना है, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लो, उसके बाद यहाँ पे 1 है तो 2 + 1 बराबर क्या होगा, 3 हो जाएगा। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 35 नंबर सवाल है हमारे सामने, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है। मैंने बता चुका है ये प्रश्न कौन सा सुनिश्चित होती है, किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर हमेशा निश्चित होती है, याद रखिएगा आप लोग। ओके चलिए, और एक बार ऐसा प्रश्न आया था कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, तो वही प्रश्न होगा हमारा। घुमा फिरा के पूछोगे लेकिन आएगा वहीं पर। करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा निश्चित होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 36 नंबर सवाल है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ का मान कितना होता है, 0.693 बटा में के, 0.693 बटा में के होता है। करेक्ट आंसर आप लोग कौन सा लगाओगे, तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों को दिखाई दे रहा, लगा लो आप लोग। चलिए 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारे सामने है कुछ ऐसा प्रश्न, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए, लो जी वही प्रश्न अभी मैंने बताया जो पूछा गया था शून्य कोटि के लिए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई हमेशा समान होती है, 2021 में पूछा गया है शून्य कोटि के लिए। हमारा जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और पहले बताया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर निश्चित होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 38 नंबर सवाल है हमारे सामने, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है, 2021 का ये भी प्रश्न है। 38 का राइट आंसर बता दो सभी बच्चे फटाफट से, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सक्रिय ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु निर्भर नहीं करता, किस पर निर्भर नहीं करेगा ये पूछा गया, तो प्रतिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर। 2017 का ये प्रश्न है, सारे बच्चे याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ज्यादातर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चा पार्टी क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। इसी प्रकार हम लोग खत्म कर लेंगे क्वेश्चन बैंक को ही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 40 नंबर सवाल है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी प्रतियां होती है, बता दो आप लोग। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन केमिकल एडजॉर्प्शन, कौन सा होगा, रासायनिक अधिशोषण की बात हो तो वो एक परत होती है, केमिकल एडजॉर्प्शन में जो होता है वो एक परतें होती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है आपके सामने, बता दो रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है, इरिवर्सिबल, मैं कितना बार बता चुका हूं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है 42 नंबर सवाल है, निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता, नहीं जो पाया जाता है चीनी के घोल में, ये प्रश्न शायद मैंने पहले भी बता चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने, बता दो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लगा लो, और बच्चों एक बार क्लास को जरूर लाइक करिएगा, ध्यान से आप लोग सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देना, मजा आ रहा है क्लास में तो। ओके जी चलिए 44 नंबर सवाल है हमारे सामने, ऐसे ही मस्ती में पढ़ाई करेंगे और सारी चीजों को हम लोग टाइम से ही सिलेबस को खत्म करेंगे। देखो दूध एक उदाहरण, दूध किसका उदाहरण होता है, इमल्सन यानी कि पायस का। दूध इंग्लिश में भी कभी कभी ऐसे दिया जाता है कि दूध किसका उदाहरण है, तो इमल्सन का उदाहरण होता है, इसको भी आप लोग याद रख लेना, इमल्सन या फिर इसको पायस बोलते हैं। ओके जी चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में ठोस ठोस समुदाय कौन है, बता दो निम्नलिखित में कौन सा जो ठोस ठोस समुदाय का है वो है संश्लेषित जेम हो जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 46 नंबर सवाल है हमारे सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड नहीं है, नहीं पूछा गया हमारा तो कौन सा होगा, कुहासा हो जाएगा, नहीं पूछा गया कुहासा होगा। ओके चलिए 47 नंबर सवाल है हमारे सामने, देखो 47 नंबर सवाल है, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, लेकिन किस में, किलो जूल प्रति मोल में पूछा गया, 20 से 40 होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल में होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2022 का ये प्रश्न है, इसलिए बच्चा पार्टी ये प्रश्न आपको याद होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, 48 नंबर सवाल है हमारे सामने, उत्प्रेरक की व्याख्या सबसे पहले करने वाला वैज्ञानिक का क्या नाम था, उसका नाम था बर्जीलियस, कौन सा, बर्जीलियस। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है 49 नंबर सवाल, अधिशोषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, एक हमारा कौन सा होता है, एक हमारा होता है अवशोषण, क्या होता है, अवशोषण होता है, और दूसरा कौन सा होता है, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, एक हमारा होता है अधिशोषण, एक हमारा अधिशोषण होता है। देखो अवशोषण क्या होता है, जो पूरे अगर मानो स्पंज है तो उसमें रस पूरा अंदर भी भरा रहता है, लेकिन अधिशोषण का कार्य होता है अगर कोई यहाँ पे वस्तु रखा गया हो तो इसमें सिर्फ
ऊपर में धूल जमता है, ये ऊपर के लिए हो गया। ये अगर ये इसमें बात करें तो ये स्पंज, मानो ये स्पंज है, इसमें अंदर रस जो है अंदर में भी चला जाता है, ये अवशोषण हो गया और ये अधिशोषण का एग्जाम्पल हो गया, इसलिए ये पृष्ठीय घटना होगा। अधिशोषण हमारा पृष्ठीय घटना, पृष्ठ पर होने वाला घटना है। ओके जी, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर सवाल है, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? बहुत आसान है। क्रिस्टल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं बच्चा पार्टी? कई बार मैं बता चुका हूं कि क्रिस्टल हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अब बोलोगे सर अगर बता देते कि कौन कौन होता तो बहुत अच्छा होता। चलो बता देते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल से संबंधित आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार प्रश्न आते हैं कि ये कौन सा क्रिस्टल है, ये कौन सा क्रिस्टल है। लेकिन आज से ये एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। देखो पहला जो हमारा क्रिस्टल होता है वो कौन सा होता है? पहला हमारा होता है सहसंयोजक क्रिस्टल। याद रखिएगा, सहसंयोजक, सहसंयोजक लिख दे रहा हूं, क्रिस्टल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा होता है आणविक क्रिस्टल, या फिर आयनिक लिख लो पहले। दूसरा हमारा होता है आयनिक क्रिस्टल। दूसरा कौन सा होता है? आयनिक क्रिस्टल होता है। अगर तीसरा की बात कर ले तो वो हमारा धात्विक क्रिस्टल होता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूं, लिखते चलना बच्चा पार्टी, इसको जरूर नोट कर लेना, बहुत बार प्रश्न आया हुआ है यहाँ से। और तीसरा कौन सा होता है? चौथा हमारा होता है कौन सा? एक आयनिक हो गया, अब हमारा आणविक हो जाएगा, एक हमारा आणविक हो जाएगा। अब देखो 4 प्रकार के क्रिस्टल तो मैंने लिख दिए, लेकिन अगर कुछ कुछ एग्जाम्पल दे देंगे तो और भी आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं हीरा जो है, हीरा भी हमारा क्या है? तो सहसंयोजक क्रिस्टल है, मैं ये शुरू में भी बताया था। और यहाँ ग्रेफाइट भी लिख दे रहा हूँ, कौन सा? ग्रेफाइट भी लिख देता हूँ। 2 ही एग्जाम्पल काफी है, हीरा और ग्रेफाइट, ये हमारा सहसंयोजक क्रिस्टल है। आयनिक मतलब जिसपे आयन हो, अगर हम NaCl को लिखे, नमक को लिखे, ये क्या इस पे आयन है, Na प्लस और Cl पे माइनस होता है, आपको भी पता होगा। और भी लिख देता हूं Na2SO4, और भी लिख दे रहा हूं Na2 और SO4, इस पे भी आयन है, तो इसको भी याद रख लो। अब धातु जिसमें धातु हो, कौन सा? एल्यूमिनियम लिख लो, एल्यूमिनियम लिख लो, या फिर और सोडियम लिख लो। अब देखो आणविक, आणविक क्रिस्टल कहने का तो कौन सा? अणु कौन सा होगा? अणु। आयोडीन कौन सा होगा? बता दो फटाफट से बच्चा पार्टी। आयोडीन होगा, सल्फर होगा, यही सब तो होगा। कौन सा? आयोडीन लिख लो, सल्फर लिख लो, कौन सा लिखोगे? सल्फर भी लिख लो, यहाँ पे सल्फर भी लिख लो, बस इतना हो जाता है। तो बता दो आज का क्लास आपको कैसा लगा? 50 ऑब्जेक्टिव हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। क्रिस्टल होते हैं 4 प्रकार के बच्चा पार्टी, ऑप्शन नंबर ए को लगा लो, और इसको भी लिख लेना कहीं कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, अगर सब्जेक्टिव में भी आया तो लिख दोगे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। ओके, मिलते हैं बच्चा पार्टी अगले क्लास में।